अस्सलामुअलैकुम। अगले दिन ये सब मेहमान वापस रवाना हो गए। सजावल और अनीक भी ड्राइवर और कंडक्टर के रूप में लोडर लेकर आज़ाद कश्मीर की तरफ निकल गए। उन्हें लकड़ी का अगला फेरा लेकर 4 दिन बाद वापस आना था। अब मैं और जाना ही बंगले में थे। मेरे बारे में सजावल ने आका जान को बताया था कि मैं एक गनमैन हूँ, लेकिन कोई नौकरी मुझे रास नहीं आती और किसी को मैं रास नहीं आता। मैंने जाना से कोर्ट मैरिज की हुई है। आजकल जाना मुख्तलिफ काम करके कमा रही है और मैं आराम कर रहा हूँ, लेकिन बंदा मैं काम का हूँ और एतबार वाला भी। सुंबल को मज़ीद तरबियत देने और संवारने निखारने के लिए आका जान ने इन औरतों के सुपुर्द कर दिया था, जिनका ज़िक्र उसने 3-4 दिन पहले किया था। उसने बताया था कि ये औरतें आम लड़की को खूबसूरत, खूबसूरत को हसीन और हसीन को हूर परी बना देती हैं। मैं जानता था कि यहाँ सुंबल को किसी भी तरह की ज़बरदस्ती का सामना नहीं होगा। सबसे अहम वजह तो ये थी कि वो वड्डे साहब के लिए बतौर तोहफ़ा यहाँ आई थी। उस पर मैली नज़र डालना यकीनन बहुत बड़ा ख़तरा मोल लेना था। दूसरे, मैंने ये भी महसूस किया था कि आका जान को औरत से कोई ऐसी ख़ास दिलचस्पी नहीं, या मुमकिन था कि थोड़ी बहुत हो, लेकिन अपनी दबंग बीवी की वजह से वो इस बाब को बंद रखता हो। रात सर्द और खामोश थी। मैं बंगले के आरामदेह कमरे में बिस्तर पर लेटा था। टीवी ऑन था, मगर आवाज़ बहुत धीमी थी। खिड़की में से दूर तकरीबन 2.5 फरलांग के फासले पर पारा हाउस की बरकी रोशनियां नज़र आ रही थीं और सर्च लाइट्स के दायरे घूमते दिखाई देते थे। पता चला था कि पारा हाउस के लिए बिजली की हैवी लाइन तकरीबन 4 किलोमीटर दूर से लाई गई थी। इसी तरह पारा हाउस वालों ने ज़ाती खर्च पर तकरीबन 14 किलोमीटर सड़क को असर नौ तामीर करवाया था। कमरे में इलेक्ट्रिक हीटर, फ्रिज, टीवी, इंटरकॉम गर्ज ज़रूरत की हर शय मौजूद थी। वाल क्लॉक रात के 11 बजे का वक्त बता रहा था। टीवी स्क्रीन पर पाकिस्तान का मारूफ लोक गुलकार शौकत अली नगमा सरा था। बहार आई तो सहरा की तरफ चल निकला। मेरी आंखों के सामने ताजवर की मनमोहनी सूरत आ गई। उसका सादा मासूम हुस्न अपनी बेपनाह कशिश के साथ मेरे ख़यालात पर हमला आवर हुआ। वो क्या थी? कहाँ से मेरी ज़िंदगी में आई थी और कहाँ चली गई थी? दिल दर्द से भर गया। उसे खुद से जुदा करना मेरे लिए आसान नहीं था, लेकिन मैं जानता था कि मेरे पास इसके सिवा कोई चारा नहीं है। पिछले चंद महीनों में मुझे अंदाज़ा हो गया था कि वो मुझसे लगाव रखती है, लेकिन ज़हनी तौर पर मुझसे बहुत दूर है। मैं उसकी मोहब्बत में सर तपा डूबा हुआ था, मगर उसके जज्बे में शायद वो ताकत नहीं थी जो मुझे मेरी मर्ज़ी और हाल समेत कबूल कर सकती। मुझसे सवाल किया जा सकता था कि मैंने खुद को बदलने की कोशिश क्यों ना की। इसका जवाब बड़ा मुश्किल था। मैं हालात के जिस बंदी खाने में बंद था, इसमें से सिर्फ एक ही रास्ता निकलता था और वो कब्रिस्तान में ले जाता था। मैंने साइड टेबल से बोतल उठाई और अपने लिए जाम बनाना शुरू किया। पता नहीं क्यों, मैं अब जिस वक्त भी सागर व मीना की तरफ हाथ बढ़ाता था, एक चेहरा मेरे सामने आ जाता था। इस चेहरे पर बालों की 2 रेशमी लटें झूलती थीं और आंखों में दिल चीर देने वाला दुख होता था। इसी असना में दरवाजे पर मद्दम दस्तक हुई। मैंने उठकर दरवाज़ा खोला। सामने जाना खड़ी थी। अस्सलामुअलैकुम, उसने बड़ी अदा से कहा और अंदर आ गई। तुम्हारी ड्यूटी तो मैडम लोरीन के साथ थी। ड्यूटी किसी वक्त ख़त्म भी तो हो सकती है, वो मानी खेज़ अंदाज में बोली। क्या मतलब? मैडम बड़ी समझदार औरत है। उसे पता है कि औरत रोटी और पानी के बग़ैर तो ज़िंदगी गुजार सकती है, लेकिन मोहब्बत और तवज्जो के बग़ैर नहीं, और ख़ास तौर से अपने शौहर की मोहब्बत और तवज्जो के बग़ैर। इसलिए उसने मुझे आपके पास भेज दिया है। उनकी नज़रों में तो हम मियाँ बीवी ही हैं। मैं ठंडी सांस लेकर रह गया। वो बड़ी क़यामत नज़र आ रही थी। लांबा लेकिन नाजुक और गदाज बदन, कमर तक जाते हुए घने बाल और खूबसूरत आंखों में मोहब्बत और लगन की जोत। वो जैसे इन लम्हों की कैद में थी
जब वो एक खो में ज़िंदगी की आखिरी घड़ियां गिन रही थी और किसी ने उसका हाथ पकड़कर उसे मौत के जबड़ों से निकाला था। जाना, तुम दूसरे कमरे में सो रहो तो बेहतर है, मैंने कहा। यहीं एक कोने में पड़ा रहने देंगे तो बहुत नवाजिश होगी। वो अपनी दूधिया कलाई में कंगन को घुमाते हुए बोली। मैंने कमरे को चारों तरफ देखा। किस कोने में पड़े रहना पसंद फरमाओगी? मैं कमरे के कोने की नहीं, बिस्तर के कोने की बात कर रही हूँ, वो शोखी से बोली। मेरे कुछ कहने से पहले ही उसने जाम मेरे हाथ में थमा दिया। वो रात हमने साथ गुजारी। अल्कोहल और जाना की कुर्बत में मैं अपने अंदर के बेपनाह दुख को कुछ देर के लिए भूल गया। वो चेहरा आर्जी तौर पर मेरी निगाहों के सामने से हट गया, जिस पर दो लटें झूलती थीं और दो दहके खंजरों की तरह मेरे दिल को दरमियान से चीर डालती थीं। मगर फिर भी सुबह दम उठा तो सीने पर जैसे एक बहुत भारी बोझ रखा था, ऐसा बोझ जिससे मुझे कराहत महसूस होती थी और जो मेरी पसलियों को तोड़े डालता था। रात भर के खुमार की वजह से सर में दर्द था। जाना को वहीं सोता छोड़कर मैं बाहर निकल आया। सर्द हवा लगी तो तबीयत कुछ बहाल होने लगी। अभी सूरज तुलू नहीं हुआ था, हल्की सी धुंध फैली हुई थी। मौसम अब बदलना शुरू हो गया था। यख बस्ता ठंड वाली कैफियत ख़त्म हो रही थी, लेकिन जब हवा चलती थी तो बहुत सर्द होती थी। इस वसी बंगले में सामने और पीछे दोनों तरफ तकरीबन एक एक कनाल का ग्रासी लॉन था। सामने वाले लॉन के दरमियान मेन गेट था, जहां एक या दो बावर्दी गार्ड्स मौजूद रहते थे। मैं सामने वाले लॉन की बजाय पिछले लॉन में टहलने लगा। दरअसल मेरे और सजावल में यही मशवरा हुआ था कि हम बंगले में ज़्यादा वक्त कमरों के अंदर ही गुजारें। इस बात का ख़तरा मौजूद था कि आलमगीर वगैरह में से कोई यहाँ आ जाता और हमें देख लेता। ये सूरत हाल सजावल और आलमगीर की दोस्ती के लिए जहर कातिल साबित होती। अभी मुझे टहलते हुए 5-10 मिनट ही हुए थे कि एक कमरे में से सुंबल चहकती हुई निकली। उसकी गोद में सफ़ेद रंग का छोटा सा मेमना था। वो उससे लाड कर रही थी और चूम रही थी। एक और लड़की भी उसके साथ थी। उन्होंने मुझे नहीं देखा और अपने हाल में मगन रहीं। ये सुंबल वाकई होशरुबा खूबसूरती की मालिक थी। फिर उम्र भी छोटी थी। जो इसे देखता था देखता रह जाता था, लेकिन मैं उसे सिर्फ नाकदाना नज़रों से देख रहा था। ताजवर की सादा खूबसूरती को देखने के बाद किसी और को देखने या सराहने की हिस्स ही जैसे ख़त्म हो गई थी। दोनों लड़कियां हंसती खेलती अंदर चली गईं। कुछ ही देर बाद मुझे हैवी मोटरसाइकिलों के हूटर्स की आवाज़ सुनाई दी। मैंने फ़ौरन गर्दन ऊंची करके बंगले की चार दीवारी से बाहर झांका। गाड़ियों का एक काफ़िला पारा हाउस की तरफ से बरामद हुआ था और अब बर्क रफ्तारी से जनूब की तरफ जा रहा था। ये कमोबेश 20 गाड़ियाँ होंगी और एक से बढ़कर एक कीमती। मोटरसाइकिल्स के अकब में मुसल्ला गार्ड्स के दो ओपन व्हीकल्स थे। उसके पीछे एक लैंड क्रूज़र जीप थी। उसके पीछे दो खुली जीपें थीं। फिर एक शानदार पोर्शे गाड़ी थी, उसके शीशे तारीक थे। अकब में फिर मुसल्ला गार्ड्स का जत्था था। पिछले हिस्से में कुछ कारें थीं और आखिर में दो बड़े लोडर थे। ये पुरशिकवा काफिला बर्क रफ्तारी से बंगले के करीब से गुजरा और चंद सेकंड बाद दरख्तों में ओझल हो गया। मुझे पता चला था कि वड्डा साहब आमतौर पर काले शीशों वाली सफ़ेद पोर्शे में सफ़र करता है। यकीनन ये वही थी। मेरा अंदाज़ा था कि ये लोग तलोर वगैरह के शिकार पर निकले हैं। मेरी मालूमात के मुताबिक ये शिकार सदाए हुए अकाबों से किया जाता था। मैं वहीं सरसब्ज़ लॉन में खड़ा सोचता रहा, ये आली मर्तबत वड्डा साहब कौन है? ये यहाँ क्यों मौजूद है? और इसके हवाले से यहाँ से सैकड़ों मील दूर चांदगढ़ी की भोली बाली ज़ैनब पर जो जुल्म हो रहा है, इसका मकसद क्या है? जाना यहाँ पहुँचने के बाद एक फ़ाल रूप में नज़र आने लगी थी। उसके रुखसारों की उभरी हुई हड्डियों पर गुलाबी चमक नज़र आती थी और चाल ढाल में तेज़ी आ गई थी। वड्डे सरदार आज़म ने उसके माथे पर जो ज़ख़म लगाया था वो मुंदमिल हो चुका था, बस मामूली निशान रह गया था। वो भी लंबे बालों के आगे को झुके हुए स्टाइल में छुप जाता था।
जाना रात गए तक मैडम लॉरीन के साथ रहती थी। इसके दो ही काम थे, मैडम को इंग्लिश नावल सुनाना या उसकी मुट्ठी चापी करना। अपनी इस जिम्मेदारी के दौरान में उसने कुछ अहम मालूमात भी हासिल कर ली थीं। सजावल और अनीक को आज़ाद कश्मीर से लकड़ी का अगला फेरा लाने में 5 दिन लग गए। वो लोग छठे रोज़ दोपहर के वक्त यहाँ पहुँचे। उनके आने की खबर मुझे आका जान से ही मिली। आका जान से दिन में कम अज़ कम एक बार मुलाकात हो ही जाती थी। वो सख्त सड़ियल और गुसीला आदमी था, मगर अब मुझे उसका मिजाज समझ में आ गया था, लिहाजा मैं उसे कामयाबी से हैंडल कर रहा था। वो मुझे जाना के नखट्टू शोहर की हैसियत से बर्दाश्त कर रहा था और मैं उसे वड्डे साहब के मुंह चढ़े खरांट मुलाजिम की हैसियत से झेल रहा था। लोडर से माल उतरवाने के बाद सजावल सपहर को ही बंगले में वापस आ गया था, लेकिन उससे मेरी मुलाकात नहीं हुई। अनीक ने बताया कि उसे आका जान ने अपने पास रोक लिया है, शायद कोई ख़ास बात करनी है। अनीक ने सफ़र की सूरत हाल बताई और मेरा हाल अहवाल पूछा। सजावल के बारे में अनीक की राय बिल्कुल तब्दील नहीं हुई थी। इसके मुताबिक वो बेहद शफ़ाक और यार शख्स था और अपने मतलब की खातिर किसी भी बंदे को चिंटी की तरह मसल सकता था। उसने बताया कि रास्ते में किस तरह उसने मामूली झगड़े पर एक ट्रैफिक कांस्टेबल को शूट कर दिया है। इसी दौरान में सजावल भी आ धमका, मुझसे गले मिला और गर्मजोशी का इजहार किया। ताहम मैं उसकी आंखों में गुस्से की लाली भी साफ देख रहा था। ये गुस्सा आका जान के लिए था और इसकी तस्दीक भी जल्द ही हो गई। मैं और सजावल कमरे में पहुँचे। तन्हाई मिलते ही सजावल फट पड़ा। उसने आका जान को ज़बरदस्त सलवातें सुनाईं और उसकी माँ बहन से अनवाओ इकसाम के रिश्ते जोड़े। ये खबीस हमारे और वड्डे साहब के दरमियान दीवार बना हुआ है। जी तो चाहता है कि इस दीवार की ईंट से ईंट बजा दूं, पता नहीं कैसे बर्दाश्त कर रहा हूँ। मेरे पूछने पर उसने कहा, ये चाहता है कि सुंबल को हमसे ख़रीद ले और बाद में अपने तौर पर और अपने हिसाब से वड्डे साहब को पेश करे। इससे ऐसी ही उम्मीद थी। मैंने कहा, अपनी तरफ से बड़ा होशियार लूमड़ बनता है। कह रहा है कि अब तो हमें सुंबल से कोई फ़ायदा हासिल करने के लिए 3 महीने इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले वड्डा साहब कोई नई मुलाजमा नहीं रखेगा। सुंबल के लिए क्या ऑफ़र कर रहा है तुम्हें? 3 लाख रुपया, और वो भी नकद नहीं, 3 लाख के जेवर दे रहा है। मुझे लगता है कि ये भी उसने इन लोगों से उनेठे होंगे जो वड्डे साहब से बख्शिशें वगैरह लेकर आते हैं। हरामी को पता नहीं कि 50 लाख के जेवर भी होंगे तो मैं इसके मुंह पर फेंक दूंगा। मुझे ये कोई बड़ा चक्कर नज़र आ रहा है शाही, हमें इसकी तह तक पहुंचना होगा। सजावल की आंखें सुर्ख हो रही थीं। मुझे वो मंज़र याद आ गया जब मेरे साथ दू बदू मुकाबले में उसकी वहशत अरूज पर पहुंची हुई थी। तब वो एक और ही मखलूक नज़र आता था, लेकिन इस नॉर्मल हालत में भी वो कुछ कम खौफनाक नहीं था। गुस्से में उसका मारा हुआ एक मुक्का किसी को भी अदम आबाद की सैर करा सकता था। कुछ जुदा सी बात थी उसके इस दाएं हाथ में और बाजू में। मैंने हथ जोड़ी में उसका मुक्का कंधे पर सहा था और इस वाक़े को 2-4 हफ्ते गुजर चुके थे, मगर असरात अभी बाकी थे। किसी वक्त सजावल की आंखों में झांक कर मुझे मौज़न अब्दुर्रहीम की मौत भी याद आ जाती थी और दिल दर्द से भर जाता था। क्या सोच रहे हो? सजावल ने तेज़ लहजे में पूछा। तुम क्या सोच रहे हो? मैंने तरकी ब तरकी पूछा। यही कि तुम वो बात कब मानोगे जो बाकर ने बताई थी। तुम बहुत बड़े यूरोपी फड्डेबाज हो। ये फड्डेबाज का लफ्ज़ तो तुम बिल्कुल गलत इस्तेमाल कर रहे हो। मार्शल आर्ट का खिलाड़ी कहो तो फिर भी बात है। चलो फड्डेबाज खिलाड़ी कह लेते हैं। वो अजीब अंदाज से मुस्कुराया। और इस फड्डेबाज खिलाड़ी को तुम्हारी वालदा मोहतरमा जवाई बनाने पर तुली हुई है। मैं बात को हल्के फुल्के अंदाज में ले गया। उसने गहरी सांस ली और मुस्कुराने लगा। हाँ, माँ वहाँ बहुत याद कर रही है तुमको। मैंने बड़ी मुश्किल से उसे समझाया है कि तुम ज़रूरी काम से निकले हुए हो, चंद दिन में आ जाओगे। उन्होंने तुम्हारे लिए देसी घी और मुरब्बा वगैरह भी भेजा है, साथ ही अल्टीमेटम दिया है
कि तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्ते के अंदर वापस आना चाहिए। एक बार फिर किसी कमरे से आका जान की चिंगाड़ें सुनाई दीं। इस बार साथ ही उसकी बीवी भी बोल रही थी। दोनों किसी मुलाजमा की ऐसी तैसी कर रहे थे। आका जान की आवाज़ सुनते ही सजावल का मूड बिगड़ जाता था। उसने मुंह ही मुंह में कोई गाली बकी और बोला, पता नहीं किस अफलातून ने इस खबीस की माँ को उम्मीद से किया था। मैंने कहा, जहाँ तक मुझे पता चला है ये पाकिस्तान से ब्रोनाई गया था और वहाँ 10-12 साल वड्डे साहब की किसी फर्म का मैनेजर रहा है। काफ़ी मुंह चढ़ा है। अब वड्डे साहब को यहाँ पाकिस्तान आना पड़ा है तो ये भी साथ आया है। यहाँ आकर इसका असर रसूख बढ़ गया है क्योंकि ये दोनों ज़ुबानें जानता है। कर लेंगे इसकी फुर्तियों का भी इलाज। सजावल ने जहरीले लहजे में कहा। अब क्या इरादे हैं? मैंने गैस हीटर ऑन करते हुए पूछा। तुमने पिछले 7 दिनों में क्या टोह लगाई है? सजावल ने उल्टा सवाल किया। तो यही है कि वड्डे साहब का असल नाम रेयान फिरदौस है, लेकिन उसे वड्डे साहब, बड़े साहब या फिर इज़्ज़त माआब कहकर बुलाया जाता है। उसने पिछले तकरीबन 3 साल से यहाँ डेरा जमा रखा है। ये जो पारा हाउस है ये रेयान फिरदौस ने एक बड़े मकामी ज़मींदार चौधरी शहाबुद्दीन से ख़रीदा था। अब अपने 2 बेटों के लिए अलहदा पोर्शन बनवा रहा है। ये इमारत 2 हिस्सों में बनेगी। जाना ने इनमें से एक बेटे का नाम इब्राहिम मालूम किया है, दूसरे का पता नहीं। नाम से क्या अंदाज़ा होता है कि वो वड्डा साहब मुसलमान है या कुछ और? नाम से तो बात वाज़े नहीं होती है। फिरदौस तो शायद मुस्लिम नाम ही होगा, मगर रेयान क्रिश्चियन भी हो सकता है। इसी तरह बेटे का नाम भी है। इब्राहिम या अब्राहम ईसाई भी रखते हैं। इसके अलावा क्या पता चला? सजावल ने पुरसोच लहजे में पूछा। जाना के मुताबिक यहाँ सिर्फ़ एक और बंदा ऐसा है जो आका जान की तरह वड्डे साहब के लिए बेहद भरोसे का है। वो ब्रोनाई का ही बाशिंदा है। उसका नाम हलमी है। आका जान की तरह वो भी थोड़ी बहुत उर्दू बोल लेता है। जाना का ख्याल है कि आका जान और हलमी आपस में मिले हुए हैं। ये दोनों बंदे वड्डे साहब के लिए मुतरजम की ज़िम्मेदारियां भी निभाते हैं, और जिस तरह निभाते होंगे तुम खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हो। हम रात गए तक मशवरा करते रहे। थोड़ी देर के लिए अनीक भी इस मशवरे में शरीक हुआ। अनीक आम तौर पर हल्के फुल्के अंदाज में मज़ाहिया गुफ्तगू करता था और साथ साथ फ़िल्मों के हवाले भी देता जाता था, मगर सजावल के सामने वो मोहतात ही रहता था। उसका ख्याल था कि सजावल में इंडियन अदाकार अमरीश पुरी की रूह घुसी हुई है और वो किसी भी वक्त किसी की ज़िंदगी से खेल सकता है। तवील बातचीत के बाद हमने फ़ैसला किया कि फ़िलहाल इस आका जान से बनाकर ही रखना पड़ेगी। अगर जल्दबाजी में इससे टक्कर लेंगे तो नुकसान हो सकता है। अनीक का ख्याल था कि ये आका जान बहुत से माली घपले भी कर रहा है, क्योंकि इसने लकड़ी की जो पेमेंट की थी इसका कोई रिकॉर्ड वगैरह नहीं रखा था। सुंबल के मुतल्लिक ये फ़ैसला हुआ कि अगर आका जान बहुत इसरार करे तो फिर 4-5 लाख के एवज़ सजावल उसकी बात मान ले। सुंबल को सजावल ने अपने एक वाकिफ़ कार नायका से ख़रीदा था। वो तवाइफ ज़ादी तो नहीं थी, लेकिन इन लड़कियों में सी थी जिनको बिकने में कोई ख़ास तामिल नहीं होता। अगले रोज़ एक अजीब वाक़या हुआ। मैं सवेरे जल्दी जाग गया था। ठंडी हवा का मज़ा लेने के लिए मैं बंगले के लॉन में आ गया। मेन गेट के साथ छोटा दरवाज़ा खुला हुआ था। मैंने एक चौंका देने वाला मंज़र देखा। सुंबल मेन गेट से बाहर थी। वो उस सफ़ेद मेमने को पकड़ने की कोशिश कर रही थी जो आजकल उसकी गोद में नज़र आता था। वो छलांगे लगाता हुआ इधर से उधर फुदक रहा था। गेट कीपर गार्ड भी मेमने को पकड़ने में सुंबल की मदद कर रहा था। गालिबन ये मेमना सुंबल को चकमा देकर बाहर निकल गया था और अब वो इसके पीछे भाग रही थी। फिर गेट कीपर ने मेमने को दबोच लिया और इसे लेकर सुंबल की तरफ आया। वो खुशी से गुलनार नज़र आने लगी। यही वक्त था जब मुझे मोटरसाइकिलों के हूटर्स सुनाई दिए। एक बार फिर वही मंज़र नज़र आया जो मैंने चंद दिन पहले देखा था।
शानदार गाड़ियों का तेज़ रफ्तार जुलूस बड़े क्रूफर से सड़क पर रवां नज़र आया। मुसल्ला गार्ड्स, कीमती जीपें, मोटरसाइकिल्स और वो शानदार सफ़ेद पोर्शे कार जिसकी कीमत मेरे अंदाजे के मुताबिक 5 लाख पाउंड से कम नहीं थी। सुंबल ठठक कर रुक गई और इस जुलूस को देखने लगी। मुसल्ला गेट कीपर भी अटेंशन खड़ा हो गया। गाड़ियां यके बाद दीगरे बंगले के सामने से गुजरती रहीं। फिर एक गैर मुतवक्का वाक़या हुआ। गाड़ियों के इस काफ़िले की रफ्तार सुस्त हो गई। मैंने देखा सफ़ेद पोर्शे के पीछे वाली गाड़ियां रुक रही हैं। सफ़ेद पोर्शे से आगे वाली गाड़ियां अपनी रफ्तार से कुछ आगे निकल गईं, मगर फिर वो भी आहिस्ता हो गईं। सफ़ेद पोर्शे रुक गई। 2-3 मुसल्ला गार्ड्स गाड़ी की अकबी खिड़की के करीब झुक गए। फिर 2 मज़ीद अफराद अपनी शानदार कारों में से उतरे और बड़े मुअद्दब अंदाज में सफ़ेद गाड़ी की खिड़की के पास चले गए। वो मुड़ मुड़ कर सुंबल और गेट कीपर की तरफ भी देख रहे थे। मेरे जिस्म में सनसनी की लहर दौड़ गई। वाज़े तौर पर दिखाई दे रहा था कि काफ़िले के रुकने की वजह सुंबल ही है। सुंबल मेमने को सीने से लगाए गेट कीपर के पास साकत खड़ी थी। बड़ा अफसानवी सा माहौल नज़र आया। इसी दौरान में मुझे अपने अकब में आका जान की भर्राई हुई आवाज़ सुनाई दी। क्या हुआ है? ये गाड़ियाँ क्यों रुक गईं? मैंने मुड़कर देखा। नीम गंजा आका जान स्लीपिंग सूट में नज़र आ रहा था। तब उसकी निगाह चारदीवारी से बाहर सुंबल पर पड़ी और मैंने उसके चेहरे का बदलता हुआ रंग देखा। ये कैसे बाहर चली गई? वो लर्ज़ां आवाज़ में बोला। मुझे तो पता नहीं जी, मैं अभी आया हूँ। आका जान हवास बाख्ता अंदाज में बाहर की तरफ लपका। छोटा गेट खुला था। मैं भी उसके पीछे बाहर आ गया। बाहर अब बाकायदा तमाशा लग गया था। बहुत से लोग गाड़ियों से उतर आए थे, लेकिन वो सब दूर दूर खड़े थे। सुंबल को सफ़ेद गाड़ी के करीब ले जाया गया था। वो परेशान नज़र आ रही थी। आका जान को देखकर उसे कुछ हौसला हुआ। मैं भी करीब चला गया। पीछे मुड़कर देखा तो अनीक भी आ गया था। वो सवालिया नज़रों से मेरी तरफ देख रहा था। हमने देखा सफ़ेद पोर्शे गाड़ी की पिछली खिड़की का शीशा नीचे उतरा हुआ है। खिड़की में एक ऐसा शख्स बैठा था जिसने मलाइशियन तर्ज का नहायत कीमती लिबादा पहन रखा था। उसकी गंदमी जिल्द पर हल्के सुर्ख दाग से थे। गले में कीमती मोती माला की शक्ल में झूल रहे थे। हाथों में ज़बरदस्त जड़ाऊ अंगूठियाँ थीं और खुली आस्तीन वाली कलाई पर कोई नहायत महंगी घड़ी लश्कारे मार रही थी। उस शख्स के गिर्द जैसे शोहरत व दौलत और शान शौकत ने एक गैर मराई हाला सा बना रखा था। यकीनन यही था ब्रोनाई का अरबपति रयान फिरदौस, जिसे वड्डा साहब कहा जाता था, इज़्ज़त माब कहा जाता था और पता नहीं क्या कुछ कहा जाता था। पिछली नशिस्त पर एक और बारोब शख्स भी मौजूद था। उसकी तोंद जैसे उसके घुटनों पर रखी हुई थी। उसने 3 पीस सूट पहन रखा था। रंग कंधारी अनार सा था। ये उधेड़ उम्र शख्स कोई मकामी सनतकार लगता था और यकीनन वड्डे साहब का दोस्त था। वो भी दिलचस्प नज़रों से सुंबल को देख रहा था। जैसा कि बाद में पता चला, उसी 3 पीस सूट वाले ने सुंबल को पहले देखा था और वड्डे साहब की तवज्जो उसकी तरफ मबजूल कराई थी। सुंबल जैसे एक तमाशा बन चुकी थी। वड्डे साहब ने नामालूम ज़ुबान में आका जान से कुछ पूछा। आका जान ने अदब से झुककर इसका जवाब दिया। वड्डे साहब ने कुछ और पूछा। इसका जवाब भी आका जान ने दिया। सवालो जवाब का ये सिलसिला 2-3 मिनट जारी रहा। इस दौरान में सुंबल कभी वड्डे साहब और कभी आका जान का मुंह तकती रही। अंदाज़ा हो रहा था कि आका जान ने किसी न किसी तरह वड्डे साहब को सुंबल के हवाले से मुतमईन कर दिया है। वड्डा साहब जो कुछ बोला था, इसका एक लफ्ज़ भी मेरी समझ में नहीं आया था, लेकिन उसके तौर अतवार से पता चलता था कि बेशक दौलत की शक्ल में बेपनाह ताकत उसके पास है, लेकिन वो धीमे मिजाज का मालिक है। चंद सेकंड बाद वड्डे साहब ने हाथ से इशारा किया। गाड़ियों का काफ़िला फिर हरकत में आ गया। जब तक गाड़ियां दूर नहीं चली गईं, आका जान और बंगले के मुलाजमीन साकत और मुअद्दब खड़े रहे। तब आका जान मुड़ा। उसने खा जाने वाली शोलाबार नज़रों से गेट कीपर को घूरा।
ये बाहर कैसे निकली? उसने दांत पीस कर पूछा। जी मुझे बिल्कुल पता नहीं चला। दरअसल ये मेमना, एक जन्नाटे का थप्पड़ गेट कीपर के गाल पर पड़ा और वो लड़खड़ा कर 2-3 कदम पीछे चला गया। फिर वो बेचारगी से दाएं बाएं झांकने लगा, जैसे जानना चाह रहा हो कि किस किस ने उसे थप्पड़ खाते देखा है। आका जान सुंबल को साथ लेता हुआ और पांव पटकता हुआ अंदर चला गया। कमरे में जाकर मैंने अनीक से पूछा, तुम्हारी समझ में कुछ आया? आका जान और बड़े साहब में क्या बात हुई? बस जी वैसी ही बात हुई जैसी फिल्म कुर्बानी के गाने में है। हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, मरने वाला कोई ज़िंदगी चाहता हो जैसे। वो अपने मखसूस अंदाज में बोला, फिर ज़रा तौक़ुफ़ करके ठहरे लहजे में गोया हुआ, कल सुंबल पारा हाउस में जा रही है जी। ज़बरदस्त! ये किस तरह हुआ? जिस तरह होना चाहिए था जनाब। ये लड़की सुंबल वाकई किसी भी बंदे को की मत मार सकती है। बड़े साहब के साथ जो मोटा सा बंदा बैठा था, उसने सुंबल को मेमने के पीछे भागते दौड़ते देखा और बड़े साहब को भी मुतवज्जा किया। बड़े साहब ने भी उसे पसंद किया। अब बड़ा साहब आका जान से पूछ रहा था कि ये लड़की कौन है और इसकी नज़र से ओझल क्यों रही। आका जान ने बहाना बनाया कि जब दूसरी लड़कियां बड़े साहब के सामने से गुजारी गईं तो तब ये लड़की यहाँ नहीं पहुँची थी। बड़े साहब ने यकीन कर लिया। हाँ जी, लगता है कि वो इस मक्कार पर आंखें बंद करके भरोसा करता है। इसी गाने वाला हिसाब है, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे। यार हर जगह शायरी ना घुसेड़ा करो। और क्या बात हुई? आका जान ने कहा, इज़्ज़त माब लड़की बहुत अच्छी है, लेकिन मुलाजमत से पहले इसे उठने बैठने की थोड़ी सी ट्रेनिंग देना होगी। बड़े साहब ने कहा, कोई बात नहीं, इसे पारा हाउस में पहुंचाओ, हमें ये ठीक लग रही है। इस बात पर आका जान खामोश हो गया। मज़ीद कुछ कहा गया? शाहजेब भाई, बड़ा साहब जैसा भी है लेकिन मेहमान नवाज और रख रखाव वाला लगता है। आका जान से कह रहा था कि जो इसे लेकर आया है उसे भी साथ भेजो, हम उससे मिलना चाहेंगे। मतलब ये कि सजावल भी इसके साथ पारा हाउस जाएगा, ऐसा ही लग रहा है। ये तो अच्छी बात है, लेकिन अगर किसी तरह तुम भी साथ जा सको तो और अच्छी बात है, अंदर की कहानी का कुछ पता चले। पता नहीं कि आका जान मानेगा या नहीं। अभी तो वो इसी पर पेचोताब खा रहा होगा कि सुंबल बंगले से बाहर क्यों निकल गई थी। इसी दौरान में सजावल भी जाग गया। हमने उसे सारी सूरत हाल बताई। उसका चेहरा दमकने लगा। हमें आगे बढ़ने का रास्ता मिल रहा था। सुंबल का इत्तफाकन बंगले से बाहर निकल जाना बड़ा नेक शगुन साबित हुआ था। इस वाक़े से सुंबल के शोला सिफ्त हुस्न का भी अंदाज़ा होता था। उसकी खूबसूरती किसी की अकल को भी खाकिस्तर कर सकती थी। बड़े साहब के हवाले से देखा जाता तो हमें यही पता चला था कि वो मुलाजमा मुंतखब करने के बाद 3 माह तक चुप साध लेता था और तीसरे चांद की 14वीं शब को फिर लड़की का इंतखाब करता था। मगर सुंबल को देखने के बाद शायद उसने अपने इस चांद मारी वाले असूल में कुछ तब्दीली कर ली थी। अनीक ने जिस तरह हमारे लिए एक नाकाबिले फ़हम ज़ुबान का तर्जमा किया था, वो मामूली बात नहीं थी। सजावल उसकी तारीफ़ किए बगैर न रह सका। मेरा भी ख्याल था कि बहुत हुआ तो अनीक अंग्रेज़ी के अलावा फ़्रांसीसी या अरबी वगैरह जानता होगा, मगर अब अंदाज़ा हो रहा था कि वो तो इस हवाले से जीनियस से कम नहीं। वो बहुत सी ज़ुबानों की शुद्ध बुद्ध रखता था और किसी भी ज़ुबान को चंद दिन की कोशिश से समझना शुरू कर देता था। उसका ख्याल था कि अगर उससे मैडम नूरजहाँ के गानों के तर्जमे कराए जाएं तो दूर दराज अफ्रीकी मुल्कों सोमालिया और इथोपिया वगैरह में भी लोग गाते फिरेंगे, ये घर मेरा गुलशन है, गुलशन का खुदा हाफिज़। हम नाश्ता वगैरह करके फारिग हुए ही थे कि आका जान वहाँ आदम का। उसकी नाक का बल बहुत मोटा नज़र आ रहा था और चेहरे से झुंझलाहट टपक पड़ रही थी। उसने सजावल की तरफ देखे बगैर कहा, ये इस लड़की के लिए अच्छा नहीं हुआ। अगर उस खबीस को उठने बैठने,
खाने पीने की थोड़ी सी तमीज़ आ जाती तो पारा हाउस में उसकी जगह बन सकती थी। अब बस जाएगी और चंद दिन बाद आ जाएगी। सजावल बोला, पता नहीं ये सब कैसे हो गया। ये आपके पास ही थी। मैंने तो कई दिन से इसे देखा भी नहीं था। और कुछ नहीं तो गेट कीपर को ही चाहिए था कि इसे बाहर ना निकलने देता। अच्छा, अब जो होना था हो गया, आका जान ने सख्त बेजारी से कहा। अब बड़े साहब ने कहा है कि इसे पारा हाउस पहुंचाओ। साथ में तुमको भी बुलाया है। कोई ढंग के कपड़े हैं तो पहन लेना, अगर नहीं तो बताओ, मैं कुछ इंतज़ाम करता हूँ। हाँ जी, कपड़े तो हैं, बस इस्त्री वगैरह करने वाले हैं, सजावल ने कहा। आका जान के कहने पर उसने अपने बैग में से गर्म शलवार कमीज़ निकाल कर दिखाई। आका जान बोला, ठीक है, लेकिन ये गर्म चादर वगैरह वहाँ नहीं चलेगी। मैं तुम्हें किसी का स्वेटर वगैरह ले देता हूँ। और एक बात अच्छी तरह सुन लो, वहाँ ज़्यादा बात शात करने की ज़रूरत नहीं। बड़े साहब जो पूछें बस इसका जवाब देना, और मुख्तसर देना है। अगर वो यहाँ आने की तारीख़ का पूछें तो 26 बतानी है। ये बात जहन में बिठा लो। पर उनसे बातचीत किस बोली में की जाएगी? सजावल ने पूछा। वो अपनी ही बोली में बोलेंगे, लेकिन वहाँ एक दो तर्जमा करने वाले भी हैं। पारा हाउस जाने के हवाले से आका जान ने सरदार सजावल को जल्दी जल्दी कुछ ज़रूरी हिदायत दीं और झुंझलाया हुआ सा वापस चला गया। सूरत हाल में ये एक अच्छी तब्दीली आई थी। सजावल एक जहां दीदा और ज़ेरिक शख्स था। मुझे यकीन था कि वो पारा हाउस में दाखिल होगा तो ज़रूर कोई काम दिखाएगा। वो एक ट्रक ड्राइवर के रूप में था। उसने अपनी चाल ढाल और बोल चाल को इसी के मुताबिक बना रखा था, मगर असल में वो क्या था वो हम जानते थे। शाम के फ़ौरन बाद ही सजावल और सुंबल पारा हाउस जाने के लिए तैयार हो गए। वहाँ से उनके लिए गाड़ी आना थी। सुंबल को पूरी तरह तैयार किया गया था। उसने बेहतरीन लिबास पहन रखा था और खुशबू में बसी हुई थी। बालों में फूल सजाए गए थे और कलाइयों में भी फूलों के गजरे थे। उसने जो कपड़े पहन रखे थे वो ब्रोनाई के रिवाज के मुताबिक थे। एक लंबा कढ़ाईदार चोगा था जिसमें सीने और बाजुओं पर खूबसूरत धारियाँ थीं। जैसा कि बाद में मालूम हुआ कि इस लिबास को बाजू का रंग कहा जाता है। सुंबल मेकअप के बगैर भी हसीन थी, मगर मेकअप से उसे मज़ीद निखारने की कामयाब कोशिश की गई थी। सुंबल को यकीनन इन्हीं औरतों ने तैयार किया था जो यहाँ बंगले में उसकी देखभाल कर रही थीं। शाम 8 बजे का वक्त था जब चमकदार लैमोजीन सजावल और सुंबल को लेकर पारा हाउस की तरफ रवाना हो गई। मैं और अनीक कमरे में आकर टीवी देखने लगे। हमारी निगाहें स्क्रीन पर थीं, मगर दिमाग पारा हाउस में उलझा हुआ था। तसव्वुर में सजावल और सुंबल के हालात थे। मालूम नहीं था कि वहाँ क्या सूरत हाल पेश आई है। लगता तो यही था कि सजावल वहाँ से अकेला वापस आएगा और सुंबल को पारा हाउस में रहने की इज्जत बख्श दी जाएगी। ऐन मुमकिन था कि सजावल काफ़ी इनाम इकराम लेकर लौटता, मगर वो इनाम इकराम के लिए तो यहाँ नहीं आया था। उसकी हिर्स बहुत बड़ी थी। वो बहुत आगे देख रहा था। वो जानता था कि इस वड्डे साहब की सूरत में एक बहुत बड़ी असामी उसके हाथ आने वाली है। टीवी पर एक न्यूज़ देखकर अनीक चौंका। न्यूज़ यूं थी कि बुध के रोज़ सियालकोट पर किसी नामालूम शख्स की फायरिंग से शदीद ज़ख्मी होने वाला ट्रैफिक कांस्टेबल अस्पताल में दम तोड़ गया। अनीक ने कहा, लो जी, एक और कत्ल सजावल सियालकोटी के खाते में चला गया। मैंने गहरी सांस लेते हुए कहा, इस तरह के कामों से तो इसका खाता भरा है। शायद अब इस खाते में इतनी जगह ही नहीं है कि ये छोटे मोटे कत्ल इसमें दर्ज किए जाएं। अचानक मेन गेट की तरफ गाड़ी का हारन सुनाई दिया। ये वही लैमोजीन थी जो थोड़ी देर पहले सजावल और सुंबल को यहाँ से लेकर गई थी। लैमोजीन इतनी जल्दी वापस आएगी इसकी तवक्को नहीं थी। अनीक बाहर गया और तस्दीक करके आया कि ये वही लैमोजीन है। थोड़ी देर बाद आका जान भन्नाया हुआ सा हमारे कमरे में दाखिल हुआ। उसकी तेवरी तो हर वक्त चढ़ी रहती थी, मगर अब ज़्यादा ही चढ़ी हुई थी। उठो भाई, बुलावा आया है तुम्हारा, उसने कहा। कहाँ से जी? मैंने पूछा।
पारा हाउस से। बड़े साहब ने तुम दोनों को भी बुलाया है। तुम दोनों भी तो लड़की को लाने वालों में शामिल हो। हल्के लहजे में हल्का सा तंज था। बात समझ में आ रही थी। यकीनन सजावल और सुंबल के वहाँ जाने के बाद ये बात खुली होगी कि हम दोनों भी इन मेहमानों में शामिल हैं जो सुंबल जैसा नादिर तोहफ़ा लेकर यहाँ आए हैं। हालांकि हकीकत में ये सारी कार्रवाई सजावल ही की थी। अब वड्डे साहब ने हमें भी शर्फ़ मेज़बानी बख्श दिया था। आका जान ने कहा, तुम्हारे पास 20 मिनट हैं। हाथ मुंह धोकर कपड़े बदल लो। बाहर गाड़ी तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। ये बड़ी गैर मुतवक्का और खुशगवार सूरत हाल थी। हमने आका जान की हिदायत के मुताबिक जल्दी जल्दी कपड़े बदले और बाहर निकल आए। तकरीबन 10 मिनट बाद हम लेमोजीन पर सवार पारा हाउस के सामने पहुंच चुके थे। मुसल्ला गार्ड्स ने बड़ी शाइस्तगी के साथ हमें गाड़ी से बाहर निकलने के लिए कहा और हमारे लिबास की अच्छी तरह तलाशी ली गई। लेमोजीन हालांकि थोड़ी देर पहले ही पारा हाउस से गई थी, फिर भी इसको चेक किया गया। पारा हाउस के मेन गेट पर एक बार फिर गाड़ी की खिड़कियों के शीशे उतारे गए और अकाबी आंखों वाले सिक्योरिटी एजेंट्स ने हमारा जायज़ा लिया। हम पारा हाउस के मेन गेट से अंदर दाखिल हुए। यहाँ हमें सिक्योरिटी का दूसरा दायरा नज़र आया। बाहर की बुलंद चार दीवारी के अंदर एक छोटी लेकिन मजबूत चार दीवारी और नज़र आ रही थी। ये दरअसल छोटे छोटे मजबूत पिलर थे जिन्होंने पारा हाउस को चारों तरफ से घेरा हुआ था। वहाँ की असल कुशादगी और शान शौकत से आगाह हुए। दूर तक खूबसूरत ग्रासी लान और फुलवारियाँ नज़र आ रही थीं। रंग बरंग फूलों और फूलों से बनी हुई अशकाल को नुमाया करने के लिए उन पर इस तरह से रोशनी डाली गई थी कि एक एक पत्ती उजागर हो गई थी। इन फुलवारियों में रंगीन पानी के फव्वारे थे और कहीं कहीं मसनूई आबशारें थीं जो हौज़ों में गिरती थीं। हर चीज़ रात के वक्त भी रोशन दिखाई देती थी, मगर ये रोशनी ऐसी थी जो आँखों को चुभती नहीं थी। जगह जगह बावर्दी गार्ड्स पत्थर के मुजस्समों की तरह साकत खड़े थे। एक जगह कबूतरों के बड़े बड़े काबुक नज़र आए और वसी पिंजरों में खुशुलहान परिंदों के झुरमुट दिखाई दिए। किसी गोशे से किसी शिकारी उकाब की तेज़ तवील आवाज़ कानों में गूंजी और हवा की लहरों पर सरसराती चली गई। अंदरूनी इमारत बाहर से भी ज़्यादा पुरशिकवा थी। बुलंद छतें, बुलंद व बाला मेहराबी दरवाज़े, मरमरी फर्श, फानूस, कालीन, आबनूसी और सागवानी फर्नीचर, हर शय से बेपनाह इमारत टपकती थी। मुझे अंदाज़ा हुआ कि यहाँ सीसीटीवी कैमरों का निज़ाम भी मौजूद है और हमारी हर हर हरकत देखी जा रही है। हम एक नहायत कुशादा और सजी सजाई नशिस्तगाह में दाखिल हुए। यहाँ सजावल पहले से मौजूद था। हम भी उसके पास आरामदेह सोफ़े पर जा बैठे। सजावल के सामने मेज़ पर चाय की खाली प्याली और दीगर लवाजमात रखे थे। नशिस्तगाह की एक दीवार पर बड़ी एलसीडी स्क्रीन नज़र आई और कंट्रोल पैनल भी दिखाई दिया। चंद सेकंड बाद एक दराज कद शख्स अंदर दाखिल हुआ। उसने नफीस पेंट कोट पहन रखा था। मालूम हुआ कि यही वो हलमी नामी शख्स है जो आका जान की तरह वड्डे साहब के लिए तर्जमान के फ़राइज़ अंजाम देता है। हमने खड़े होकर उससे मुसाफ़ा किया। उसने खुशामदीद कहने के लिए रस्मी कलमात अदा किए। उसकी उर्दू अच्छी थी, मगर लहजे में गैर मुल्की झलक वाज़े नज़र आती थी। इसी दौरान में सामने लगी हुई जहाज़ी साइज़ की एलसीडी रोशन हो गई। स्क्रीन पर बड़े साहब रेयान फिरदौस की शक्ल नज़र आई। जिल्द पर सुर्ख धब्बे नुमायाँ थे। जिस तरह हम उसे देख रहे थे, यकीनन वो भी देख रहा था। उसने हमें माले ज़ुबान में खुशामदीद कहा। हलमी ने तर्जमा करते हुए बताया, इज़्ज़त माब तुम्हें वेलकम कह रहे हैं और तुम्हारे नाम पूछ रहे हैं। हमने अपने असल नाम बताए। इसके बाद वड्डे साहब ने कुछ मज़ीद कहा। हलमी ने तर्जमा करके बताया, इज़्ज़त माब का कहना है कि वो तुमसे मिलकर खुश हुए हैं। तुम लोग भी सजावल की तरह यहाँ मेहमान हो और रात का खाना यहीं खाकर जाओगे। हमने शुक्रिया अदा किया। कुछ देर बाद स्क्रीन तारीक हो गई। एक सेक्रेटरी टाइप स्मार्ट लड़की अंदर दाखिल हुई।
हलमी ने सजावल से मुखातिब होकर कहा, मिस्टर सजावल, तुम्हें एक दो कागजात पर दस्तखत करने हैं, तुम इनके साथ चले जाओ। सजावल ने इस बात में सर हिलाया और चुस्त स्कर्ट वाली लड़की के साथ बाहर चला गया। सजावल के जाने के बाद हलमी ने मुझसे पूछा, ये लड़की सुंबल जो मिस्टर सजावल लेकर आए हैं कहाँ से आई है, और क्या वो अपनी खुशी से ये मुलाजमत करना चाह रही है? मैं समझ गया कि सजावल को इसीलिए बाहर भेजा गया है ताकि हम से उसके बयानात की तस्दीक हो सके। बेहतर यही था कि सब कुछ सच सच बताया जाता। मैंने कहा, जनाब, ये तवाइफ ज़ादी तो नहीं है, लेकिन एक नायिका के पास रक्स वगैरह सीख रही थी। एक मामू के सिवा इसका और कोई नहीं है। इसे पता था कि मामू बदकमाश है और इसे कहीं ना कहीं औने पौने बेच डालेगा। अब ये लड़की इस बात पर बहुत खुश है कि ये सजावल के पास आ गई है और सजावल के ज़रिए एक अमीर घर में जा रही है। अगर ये यहाँ मुस्तकिल तौर पर ना भी रह सकी तो इज़्ज़त माब की गरीब नवाजी से इतना कुछ तो ज़रूर हासिल कर लेगी कि आइंदा इसे हर तरह का आराम आसाइश मिल जाएगा। इसके मामू से सजावल ने इसे कैसे हासिल किया? हलमी ने मलाइशियन लहजे की उर्दू में पूछा। सजावल ने इसे बाकायदा मुआवजा दिया है और कोई स्टाम्प पेपर भी लिखवा रखा है। इसके मामू की तरफ से अब किसी तरह का कोई मसला नहीं है। मैंने कहा, कई वाक़यात बिल्कुल गैर मुतवक्का होते हैं। हम इस वक्त पारा हाउस की ज़बरदस्त सिक्योरिटी के हसार में थे। यहाँ चिड़िया भी पर नहीं मार सकती थी। लिहाजा जब ऊपर तले दो फायर हुए तो हम बुरी तरह चौंक गए। छोटी आंखों और चौड़ी पेशानी वाला हलमी भी हमारी ही तरह चौंका। उसने जल्दी से इंटरकॉम उठाया और किसी से पूछा, ये फायर कैसे थे? दूसरी तरफ से किसी मकामी गार्ड ने कहा, शायद किसी का ट्रैगर गलती से दब गया है जनाब, जल्दी पता करो कौन था ये। हलमी धाड़ कर बोला, ओके सर। स्पीकर से मुअद्दब आवाज़ उभरी। हलमी ने अपनी टाई दुरुस्त की और अपने सेल फ़ोन पर कोई नंबर मिलाने में मसरूफ़ हो गया। उसका चेहरा अंदरूनी इज़्तिराब का आकाश था। गार्ड ने कहा था कि शायद गलती से किसी का ट्रैगर दब गया है, लेकिन ट्रैगर गलती से नहीं दबा था और इसका सबूत चंद सेकंड बाद मिल गया। नशिस्तगाह से बाहर भागते कदमों की आवाज़ें आईं। फिर एक ज़बरदस्त धमाके से दरवाज़ा चौपट खुल गया। हमने तकरीबन 4 अफराद देखे। उनके जिस्मों पर पारा हाउस के गार्ड्स की ही वर्दियां थीं, लेकिन चेहरे स्काई मास्क में छुपे हुए थे। वो सब के सब मुसल्ला थे। अंदर घुसते ही उन्होंने बेदरेग हलमी को निशाना बनाया। वो उसे शायद मारना नहीं चाहते थे, बल्कि ज़ख्मी करके यरगमाल बनाने का इरादा रखते थे। गोली हलमी के कंधे में लगी। वो तकलीफ़ की शिद्दत से दोहरा हो गया। मैंने और अनीक ने एक दूसरे की तरफ देखा। सेकंड के 10वें हिस्से में हमने फ़ैसला कर लिया। हम एक साथ नकाब पोशों पर टूट पड़े। जो नकाब पोश मेरी तरफ अपनी 7mm राइफ़ल सीधी कर रहा था, उसके पेट में मेरी ज़ोरदार ठोकर लगी। वो दोहरा हुआ तो उसकी राइफ़ल मेरी पहुंच में आ गई। मैंने बैरल का रुख छत की तरफ मोड़ दिया। एक ब्रस्ट चला और भारी बरकम फानूस चकनाचूर हो गया। मैंने नकाब पोश को धकेला। वो अपने साथी पर गिरा और उसकी फायरिंग से शदीद ज़ख्मी हो गया। मैंने राइफ़ल उससे छीन ली। दूसरी तरफ अनीक भी एक ग्रांडेल नकाब पोश से लिपट गया था। दोनों में ज़बरदस्त कशमकश जारी थी। मलंगी डेरे से फ़रार के वक्त मैंने अनीक की ज़बरदस्त फाइटिंग स्पिरिट देखी थी। मैं जानता था कि वो इस सूरत हाल से निमट लेगा। इसी दौरान में ज़ख्मी हलमी ने एक बड़े सोफ़े की ओट लेकर अपने कोट के अंदर से ब्रेटा पिस्टल निकाल लिया। उसने अनीक से लिपटे हुए नकाब पोश को निशाना बनाया। सूरत हाल बदलते देखकर चौथा नकाब पोश बाहर की तरफ कसपा हुआ। अब पूरे पारा हाउस में ख़तरे के अलार्म बजने लगे थे। जिस शख्स की फायरिंग से उसका अपना ही साथी ज़ख्मी हुआ था, वो अब उठ खड़ा हुआ था। उसकी राइफ़ल खाली हो चुकी थी। उसने राइफ़ल को लाठी की तरह इस्तेमाल करते हुए मेरे सर को निशाना बनाना चाहा। मैंने इत्मीनान से झुककर ये वार खाली दिया। दूसरा वार भी मेरे सर के बालों को छूता हुआ गुजर गया। मैंने टांग मारकर उसे दूर हटा दिया और साथ ही उसके साथी से छीनी हुई राइफ़ल भी सीधी कर ली। हैंड्स अप, मैं गरजा।
उसने खुद को बेबस देखकर हाथ खड़े कर दिए। इसी दौरान में अनीक ने अकब से उसके सर पर पीतल के एक वजनी गुलदान का तबाहकुन वार किया। वो घुटनों के बल गिरा और गुलदान की दूसरी ज़रब ने उसे अंटा गफील कर दिया। मैंने उसके चेहरे से स्काई मास्क यानी नकाब नोचा। वो मकामी शख्स ही था। उसकी फायरिंग से ज़ख्मी होने वाले की पुश्त पर कम अज़ कम 6 सुराख थे। उसका जिस्म साकत हो चुका था। तीसरे शख्स के सीने में हलमी की चलाई हुई गोली लगी थी और वो भी गिरा पड़ा था। मगर ये मामला अभी ख़त्म नहीं हुआ था। पारा हाउस के किसी और हिस्से से ज़बरदस्त फायरिंग की आवाज़ आ रही थी। ये क्या हो रहा है? ये कौन लोग हैं? हलमी इंटरकॉम पर चिल्लाया। फिर उसने अपने ज़ख्मी कंधे को दबाए दबाए कंट्रोल पैनल की तरफ छलांग लगाई। उसने मॉनिटर्स ऑन किए। 10-12 स्क्रीन्स पर पारा हाउस के मुख्तलिफ हिस्से दिखाई देने लगे। एक हिस्से में ज़बरदस्त हलचल नज़र आ रही थी। हलमी ने बटन दबाकर इस सीन को पूरी स्क्रीन पर फैला दिया। ये किसी अंदरूनी कमरे का मंजर था। शाहाना फर्नीचर, फानूसों और गालीचों से सजा हुआ ये कमरा मैदान जंग का मंजर पेश कर रहा था। हमने एक औरत को देखा जो 50 के पेटे में नज़र आती थी। उसने ब्रोनाई तर्ज का इस्लामी लिबास पहन रखा था। सर पर स्कार्फ था। 3 नकाब पोश उससे लिपटे हुए थे। एक ने अपना पिस्टल उसकी कनपटी पर रखा हुआ था और 2 उसे घसीट कर बाहर ले जाने की कोशिश कर रहे थे। तब एक और मंजर ने हमें हिला दिया। हमने सरदार सजावल को देखा। वो किसी बगुले की तरह अंदर दाखिल हुआ। उसने आते साथ ही पिस्तौल बरदार को निशाना बनाया। उसके सर की तूफ़ानी ज़रब चेहरे पर खाकर पिस्तौल बरदार दूर जा गिरा। उसका पिस्टल हाथ से छूटकर और खिड़की का शीशा तोड़कर ना जाने कहाँ गया। इससे पहले कि दूसरा शख्स सजावल पर फायर करता, सजावल का वही मशहूर व मारूफ मुक्का देखने में आया जिसकी कहानियाँ मशहूर थीं और जिसकी एक ज़रब मैं खुद भी दू बदू मुकाबले में झेल चुका था। इस भयानक मुक्के ने यकीनन राइफल बरदार का जबड़ा चकनाचूर कर डाला था। वो कटे शहतीर की तरह मुंह के बल ज़मीन पर गिरा। तीसरा शख्स फायर करने में कामयाब रहा। गोली सजावल को मस करती हुई उसके अपने ही साथी को कहीं लगी और वो जो पहले ही नीम जान था बिल्कुल साकत हो गया। सजावल ने झपट कर तीसरे बंदे को छाप लिया। वो इससे राइफल छीनने की कोशिश कर रहा था। औरत बेहद दहशत ज़दा हालत में एक कोने में सिमटी हुई थी और मुसलसल चिल्ला रही थी। सजावल के मुद्दे मुकाबिल ने बुलंद आवाज़ में अपने साथियों को पुकारना शुरू किया। अभी उसने बमुश्किल 1-2 आवाज़ें ही निकाली थीं कि सजावल ने उसे घुमाकर दीवार से दे मारा और वो निढाल होकर फर्श पर लुढ़क गया। उसकी राइफल अब सजावल के हाथ में थी। सजावल के तासुरात से साफ पता चला कि राहदारी में से भागते कदमों की आवाज़ें करीब आ रही हैं। ये यकीनन वही हमला आवर थे जिन्हें उनके साथी ने मदद के लिए पुकारा था। सजावल ने दहशत ज़दा औरत को कमरे के वाशरूम में घुसाकर दरवाजे को बाहर से बोल्ट कर दिया और करीब पहुंचते हुए हमला आवरों के सामने दीवार बन गया। उसने एक गोशे में पोजीशन ले ली और खिड़की के टूटे हुए शीशे में से गन बाहर निकाल कर हमला आवरों पर जवाबी फायर करने लगा। हलमी ने अफरा तफरी के आलम में एक और मॉनिटर के मंज़र को इनलार्ज किया। ये उस राहदारी का मंज़र था जहाँ से कुछ लोग सजावल पर हमला आवर हुए थे। ये कमोबेश 8 अफराद थे और सब के सब नकाबपोश। उन्होंने पोजीशंस ले रखी थीं और सजावल को ढेर करने के लिए अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे। जिसे वो ढेर करना चाहते थे वो कोई आम शख्स नहीं था, एक खूनी गिरोह का खूंखार सरदार था। वो ऐसे न जाने कितने संगीन मरहलों से गुज़रा हुआ था। यही वक्त था जब उस नशिस्तगाह के बिल्कुल सामने हमारी दाईं तरफ भी अंधाधुंध फायरिंग होने लगी। अनीक बड़बड़ाया, लगता है ये लंबा ही खड़ाक हुआ है। जवाबी फायरिंग भी हो रही थी। मैंने कहा, हाँ ये हमारे ही लोग हैं। हलमी ने हाँफती हुई आवाज़ में कहा। एक गोली शीशा तोड़ती हुई आई और हलमी बाल बाल बचा। उसने एक खिड़की के साथ पोजीशन ले ली। हम भी झुककर ओट में हो गए। हम दोनों के पास भी अब राइफलें मौजूद थीं, मगर हम इस वक्त तक फायर नहीं कर सकते थे
जब तक कोई हम पर गोली ना चलाता। हमें पता ही नहीं था कि यहाँ अपना कौन और पराया कौन। हल्मी ने अपना जख्मी कंधा दूसरे हाथ से दबाया हुआ था। खून उसके पूरे बाजू को भिगो रहा था। वो मलाइशियन लहजे की उर्दू में बोला, हम फायर नहीं करेंगे, हमारी गोली अपने ही गार्ड्स को लग सकती है। हल्मी की बात से इस अमर की तस्दीक हुई कि पारा हाउस के गार्ड्स नशस्तगाह के सामने मोर्चा बंद हो गए हैं और हमला आवरों को नशस्तगाह की तरफ आने से रोक रहे हैं। अलार्म मुसलसल शोर मचा रहे थे। बालाई मंजिल से भी भाग दौड़ की आवाज़ें आ रही थीं, ताहम वहाँ फायरिंग के आसार नहीं थे। हल्मी रकू की हालत में झुक कर चलता हुआ दोबारा मॉनिटर्स के पास पहुँचा। उसने एक बटन पुश किया। सजावल ने आहनी दीवार की तरह हमला आवरों को रोका हुआ था। कमरे के सारे शीशे, फानूस और आराइशी बर्तन चकनाचूर हो चुके थे। दीवारों पर गोलियों के अनगिनत निशान थे। फर्श पर पड़े बाकी दोनों अफराद अपने ही साथियों की अंधाधुंध फायरिंग से हलाक हो चुके थे। दूसरा कमरा हमला आवरों को दिखा रहा था। वो थोड़ा सा आगे को ज़रूर आए थे, मगर अब भी खातून के इस बेडरूम से 20-30 कदम की दूरी पर थे। हल्मी ने कंट्रोल पैनल पर मुख्तलिफ बटन दबाए, फिर माइक्रोफोन पर चिल्लाने लगा, इंचार्ज कादिर कहाँ हो तुम? जवाब में फूली हुई सांसों में कहा गया, मैं यहाँ हूँ सर, मेन सीढ़ियों के पास। अहमक गधे, तुम्हें अंदर से फायरिंग सुनाई नहीं दे रही? अंदर जाओ, बड़ी बेगम के बेडरूम की तरफ। वहाँ वो लोग बेगम को घेर रहे हैं। जल्दी करो, जितने बंदे हैं साथ ले लो, सीधी गोली चलाओ। यस सर, इंचार्ज गार्ड ने हाँपी हुई आवाज़ में कहा। हमारी निगाहें एक बार फिर स्क्रीन पर मरकूज़ हो गईं, जहां सजावल तने तनहा बड़ी बेगम की हिफाजत कर रहा था। वो वाकई किसी कदीम जंगजू कबीले का फ़र्द नज़र आता था, मरना और मारना जिसकी गुट्टी में पड़ा हुआ था। 30-40 सेकंड बाद हमें एकदम अंदाज़ा हुआ कि सजावल पर दबाव कम हो गया है, लेकिन इसकी वजह ये नहीं थी कि हल्मी के आर्डर पर पारा हाउस के गार्ड वहां पहुंच गए थे। इसकी वजह एलएमजी से फायर होने वाले वो 2-3 तवील ब्रस्ट थे, जिनकी आवाज़ बलाई मंजिल से आई थी। इस खौफनाक तड़तड़ाहट के फ़ौरन बाद ही हमला आवरों ने अपनी पोजीशंस छोड़ दी थीं और अंदरूनी सीढ़ियों की तरफ लपके थे। एक कैमरे ने सीढ़ियों के करीब उनकी झलक दिखाई। यूँ महसूस हुआ जैसे वो किसी इत्तला पर बालाई मंजिल की तरफ भागे हैं। शायद वाकी टाकी पर राब्ता करके उन्हें ऊपर बुला लिया गया था। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। हल्मी अपना सर दोनों हाथों से पकड़कर कराह उठा। फिर उसने लर्जा हाथों से कंट्रोल पैनल पर एक बटन दबाया। उसका रंग हल्दी की तरह जर्द हो गया। स्क्रीन पर हमें 21-22 साल का एक दुबला पतला लड़का नज़र आया। वो एक लंबे कीमती लिबादे में था। उसके सर पर वही कैप थी जो ब्रोनाई के बाशिंदे पहनते थे। उसने छोटी दाढ़ी रखी हुई थी। दो नकाब पोशों ने उसे दीवार से लगाकर उस पर राइफलें तान रखी थीं। फर्श पर दो गार्ड्स की खूंचकां लाशें दिखाई दे रही थीं। उन्हें यकीनन चंद सेकंड पहले ही गोलियां लगी थीं। लहू चिकने फर्श पर हरकत कर रहा था और इर्द गिर्द गोलियों के खौल बिखरे हुए थे। बमुश्किल 10-15 सेकंड ही मज़ीद गुजरे होंगे कि वो 5-6 गार्ड्स भी इस बड़े कमरे में पहुंच गए जहां लड़के को यरगमाल बनाया गया था। ये सब के सब बेहद जोश में दिखाई देते थे। उनमें से 3 अफराद ने अपने चेहरे पर से स्काई नकाब नोच कर उतार दिए। ये तीनों अपनी सूरतों से मलाइशिया या ब्रोनाई के लगते थे। ज़रा छोटी आँखें, भारी पपूटे और पस्त नाक। इनमें से एक लहीम शहीम शख्स ने कैमरे की तरफ चेहरा किया और गरजदार लहजे में चंद फ़िक्रे बोले। मैंने अनीक की तरफ देखा। वो मेरे कान में सरगोशी करते हुए बोला, इन लोगों ने बड़े साहब के छोटे बेटे अब्राहम को यरगमाल बना लिया है। अब ये बड़े साहब को वार्निंग दे रहे हैं कि उन्हें अपनी जान की परवाह नहीं। अगर लड़के को छुड़ाने की कोशिश की गई तो वो इसे और ख़ुद को धमाके से उड़ा लेंगे। हल्मी हमें हमारे हाल पर छोड़कर एक बगली दरवाजे से किसी तरफ निकल गया था। मेरा ख्याल था कि बड़े साहब की मुआवनत के लिए गया है, मगर ये अंदाज़ा गलत निकला। 1 मिनट बाद हल्मी हमें उसी कमरे में नज़र आया जो सजावल और बड़ी बेगम वाले मनाजिर को कवर कर रहा था।
आवाज़ हम तक नहीं पहुंच रही थी, लेकिन वीडियो में दिखाई दिया कि वो सजावल की पीठ थपक रहा है। फिर उसने बड़ी बेगम को बाहर निकालने के लिए वाशरूम का दरवाज़ा खोला। बड़ी बेगम बाहर निकल आईं। कमरे का खूंचका मंजर देखकर बेगम की हालत गैर होने लगी। वो चिल्ला रही थी। हलमी उन्हें सहारा देता हुआ दरवाजे की तरफ ले गया। अब पारा हाउस के करीबन निस्फ दर्जन गार्ड्स भी यहाँ आ गए थे। उन्होंने हलमी और बड़ी बेगम को अपनी हिफाजत में ले लिया। ये सब क्या हो रहा है शाहजेब भाई? ये तो सर मुंडवाते ही ओले पड़ने वाली बात हुई है। अनीक ने कहा, अभी और भी ओले पड़ने हैं। लगता है कि लड़के के पकड़े जाने से मामला गड़बड़ हो गया है। नशिस्तगाह के ऐन सामने होने वाली ताबड़तोड़ फायरिंग अब मद्दम पड़ गई थी। महसूस हो रहा था कि पारा हाउस के गार्ड्स ने हमलावरों को पीछे हटा दिया है या फिर वो मारे गए हैं। इसी दौरान में स्पीकर पर ऐलान होने लगा, मैं इंचार्ज कादिर बोल रहा हूँ। पारा हाउस के गेट बंद कर दिए गए हैं। कोई शख्स यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, ना ही किसी को बाहर से अंदर आने दिया जाएगा। पारा हाउस में कोई शख्स अपना फ़ोन इस्तेमाल नहीं करेगा। मैं फिर दोहराता हूँ, कोई शख्स फ़ोन इस्तेमाल नहीं करेगा। इंचार्ज कादिर की आवाज़ सारे पारा हाउस में गूंज रही थी। अगले 2-3 मिनट में सूरत हाल कुछ वाज़े हो गई। पारा हाउस के ग्राउंड फ्लोर पर अब कोई हमलावर मौजूद नहीं था। अब वो ऊपर वाली मंजिल पर थे, जहां उन्होंने इज़्ज़त माब बड़े साहब के छोटे बेटे इब्राहिम को यरगमाल बना लिया था और ख़ुद को 2-3 कमरों के अंदर महसूर करके बैठ गए थे। अंदाज़ा हो रहा था कि वहां मौजूद हमलावरों की तादाद 8 के लगभग है, जिनमें से कुछ ब्रोनाई के बाशिंदे हैं। पारा हाउस के 3 गार्ड्स दनदनाते हुए नशिस्तगाह में दाखिल हुए। उनमें से एक लहीम शहीम शख्स आगे बढ़ा और भारी आवाज़ में मुझसे मुखातिब होकर बोला, बहुत शुक्रिया मिस्टर्स, आपने बहुत हिम्मत दिखाई है और मदद की है। मैंने सर हिलाने पर इक्तफ़ा किया। उसके चेहरे की गैर मामूली चीज़ उसके भारी चौड़े जबड़े थे। उसकी आवाज़ से मैंने उसे पहचान लिया कि ये वही इंचार्ज गार्ड कादिर है जो थोड़ी देर पहले पारा हाउस के ऑडियो सिस्टम पर अनाउंसमेंट कर रहा था। वो दोबारा बोला, अब यहाँ नीचे कोई ख़तरा नहीं है, आप ये राइफ़लें हमें दे दें। मैंने नकाब पोश से छीनी हुई 7mm राइफ़ल इंचार्ज के हवाले कर दी। अनीक ने भी अपनी वाली राइफ़ल इंचार्ज को दे दी। नशिस्तगाह के फ़र्श पर इस वक्त एक लाश और दो बेहोश हमलावर मौजूद थे। गुलदान की चोटों से बेहोश होने वाले एक चेहरे पर अभी तक स्काई मास्क मौजूद था। इंचार्ज ने यह मास्क हटा कर देखा, ये भी दूसरों की तरह मकामी ही था। गार्ड्स दोनों बेहोश अफराद को घसीट कर बाहर ले गए। इंचार्ज ने मुझसे मुखातिब होकर कहा, आप दोनों मेरे साथ आएँ और इस साथ वाले कमरे में बैठें। हालात ज़रा कंट्रोल में होते हैं तो हलमी साहब आपको सिचुएशन बताने के लिए ख़ुद आते हैं। इंचार्ज कादिर ने हमें एक करीबी कमरे में पहुंचा दिया। ये आम साइज़ का एक आरास्ता कमरा था। सोफ़े और कुर्सियां वगैरह मौजूद थीं। रेफ्रिजरेटर में पीने पिलाने के लवाजमात भी दिखाई दे रहे थे। टीवी ऑन था और एक बेकार से टॉक शो में 3-4 हट्टे कट्टे सियासतदान मुंह से झाग उड़ा रहे थे। यूं लगता था कि चैनल के स्टूडियो में ज़लज़ला आया हुआ है। ऐसा ही ज़लज़ला फ़िलवक्त पारा हाउस के तूलो अर्ज़ में भी आया हुआ था। फायरिंग तो थम गई थी, मगर आवाज़ों से पता चलता था कि हर तरफ भाग दौड़ मची हुई है। एम्बुलेंस गाड़ियों के सायरन भी सुनाई दिए। मुअज़्ज़ज़ सामाईन, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली एपिसोड आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।